नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संगम काल के प्रशासन, कला और साहित्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट एंड साहित्य के बारे में या लिटरेचर के बारे में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची दे रखी है, इसमें सूची 1, सूची 2, इनमें से आपको सही मिलान करना है। तो आप नोट करते चलिए। जो तिरुक्कुरल है या जो है या दर्शन से रिलेटेड है, मतलब फिलॉसफी से रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। और जो तोलकाप्पियम है या व्याकरण से रिलेटेड है तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। उसके बाद शिल्पाधिकारम जो है वह प्रेम कथा एक है, तो ये रिलेट हो जाएगा 1 से, तो 1 हो जाएगा। और जो डी है मणि मेखलय यह रिलेटेड है वाणिक कथा से, तो इसका हो जाएगा 3। तो 24-13 जिसमें होगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन सा व्याकरण ग्रंथ है। हाँ, एक चीज़ और याद कर लेना कि ये जो है ना तोलकाप्पियम, यह जो है यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, ये याद रखिएगा इसको। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन है व्याकरण ग्रंथ, यह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियाँ होंगी क्योंकि साउथ के नाम है तो कभी कभी गलती हो सकती है, ठीक है, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो ये मैंने बताया यह किस विषय पर आधारित है, या व्याकरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है संगम तमिलों का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो मैंने बताया था वह कौन सा है, यही है तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो तोलकाप्पियम है या जो 3 संगम साहित्य बताए थे उनमें से यह दूसरा साहित्य संगम है। कौन सा? ये दूसरा साहित्य संगम है। और यह एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं परंतु इसमें अभी तक के उपलब्ध प्राचीन तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी यह माना जाता है। इसके जो संकलनकर्ता थे उनका नाम था तोलकाप्पियर। आप नाम नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। तोलकाप्पियर इनके संकलन करता है। इसकी जो रचना जो है वह सूत्र शैली में की गई है। कौन सी शैली में की गई है? सूत्र शैली में की गई है। सूत्र शैली में इसकी रचना की गई है। इस ग्रंथ में आर्यों द्वारा विवाह, मतलब करड़म, विवाह को करड़म भी बोला जाता था, आर्यों द्वारा विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किए जाने का भी उल्लेख इसमें से हमें मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? और इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी हमें निरूपण जो है इस ग्रंथ में हमें मिलता है। यह व्याकरण विषय पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तमिल भाषा में रचित कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। इसके जो रचयिता हैं, इनके रचयिता का नाम क्या है? तिरुवल्लुवर नाम है। आप नाम नोट कर सकते हैं, तिरुवल्लुवर जो हैं यह इसके रचयिता हैं। और इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में और कामसूत्र के बारे में इनका अद्भुत समन्वय इस ग्रंथ में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो शिल्पाधिकारम के जो लेखक थे इनका नाम था इलंगो। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो शिल्पाधिकारम जो है यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? यह महाकाव्य है। इसका लेखक जो है वह महान चेरवंश के जो राजा थे जिनका नाम था सेन गुट्टवन। आप नाम नोट कर सकते हो, सेन गुट्टवन।
इनके भाई थे, इनके भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम इलंगो था, जो ये इसका आंसर है। इलंगो था, इलंगो आर्टिकल था। यह एक बहुत यथार्थवादी ग्रंथ है। इसमें पुहार या कावेरी पत्तनम के एक धनाढ़ मतलब बहुत अमीर व्यापारी के पुत्र का नाम है कोवलन। क्या नाम है? कोवलन। और उसकी सुंदर पर अभागी पत्नी, उसकी एक पत्नी है, उसका नाम है कड़ग्गी। इससे संबंधित बहुत दुखद एवं मार्मिक कथा का जो वर्णन है वह इसी में किया गया है। और शिल्पादिकारम ग्रंथ में पवित्रता पत्नी की पूजा का वर्णन भी किया गया है। यह ग्रंथ जो है वह मुख्यतः शक्ति उपासना पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक्ति उपासना पर आधारित है। इस ग्रंथ में कावेरी नदी की स्तुति की गई है, तो आप नोट कर लीजिएगा, इस ग्रंथ में कावेरी नदी की स्तुति की गई है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो शिलप्पादिकारम और मणिमेखलय, एक और नाम है, आप नाम नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है? मणिमेखलय जो है या प्रारंभिक तमिल साहित्य में महाकाव्य थे। जैसे महाकाव्य महाभारत और रामायण है ना, उसी तरीके से तमिल का महाकाव्य था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना का श्रेय जाता है? तो किसको इसकी रचना का श्रेय जाता है? वो जाता है इंग्लो अडिगल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये राजा के भाई थे, और राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था सेन गुट्टवन। और यह किस वंश के राजा थे? या चेर वंश के राजा थे। ठीक है, तो ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? वह शिल्पादिकारम में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाकाव्य शिलप्पादिकारम किससे संबंधित है? तो मैंने बताया यह किससे संबंधित है? यह शक्ति उपासना की पूजा पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी बताया जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो मैंने बताया था किस नदी की स्तुति की गई है? कावेरी नदी की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? कौन से महाकाव्य थे? मैंने बताया था 2 ही महाकाव्य थे, एक शिल्पादिकारम था और दूसरा मणिमेखलय था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उपरोक्त संग्रह का जो नाम है उसका नाम है तिरुमुराय। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो तिरुमुराय को शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद भी कहा जाता है। क्या माना जाता है? 5वां वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव जी की स्तुति में तमिल में रचित स्रोतों का संग्रह किया गया है, जिसकी रचना जो है वह विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से लेके 12वीं शताब्दी में की गई थी। और शिल्पादिकारम के जो रचनाकार हैं उसका नाम मैंने बता दिया था, जो राजा के भाई थे इनका नाम था इंग्लो आदिगल। आप फिर से नाम देख सकते हैं, नाम क्या है? इंग्लो आदिगल। ये राजा चेदी वंश के जो राजा थे उनके ये भाई थे। तो ये इनके रचनाकार हैं। तथा मणिमेखलय जो हैं, मणिमेखलय के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शीलतय सत्यनार। आप नाम नोट कर सकते हैं। ये जो दूसरा है ना मणिमेखलय, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं शीलतय सत्यनार। ये जो हैं ये इनके रचनाकार हैं मणिमेखलय के। और जो ये तोलकप्पियम है, तोलकप्पियम जो है यह एक तमिल व्याकरण है। आप ये भी नोट कर सकते हैं। यह क्या है? यह एक तमिल व्याकरण है जिसके रचनाकार हैं, उनका नाम, रचनाकार का नाम क्या है? तोलकाप्पियर। इनके रचनाकार का नाम क्या है? तोलकाप्पियर। ये भी आप नोट कर सकते हैं, तोलकाप्पियर। ओके, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो तमिल भाषा में जो महाभारत लिखने वाले जो थे उनका नाम था वल्ली पुतर अलवार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद जो किया था वह वल्ली पुतर ने ही किया था। आगे चलकर पल्लव काल में भी एक लेखक थे जिनका नाम था पेरुंदेवनार। आप नाम नोट कर सकते हैं,
देवनार, पेरुंद देवनार ने भारवेवड़ा नाम से, किस नाम से, आप नाम नोट कर सकते हैं, किस नाम से, भारवेड़वा नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि कौन निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? कौन तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? एक का नाम है नैन, तीसरा वाला, और चौथे एक का नाम है टिक्कन, चौथा वाला, और कंबन जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है, और कुट्टन भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाभारत का जो तेलुगु अनुवाद कार्य जो है वो नन्नयन ने किया था। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन, जो जिनको हम तिकन्ना भी बोलते हैं, इन्होंने 14वीं शताब्दी में ये मतलब 13वीं शताब्दी में इन्होंने पूरा किया था, और फिर 14वीं शताब्दी में एक और लेखक थे जिनका नाम था येररन द्वारा यह पूरा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो दे रखा है ना, शिल्पाधिकारम जो है यह संगमकालीन महाकाव्य है। इसकी रचना जो है वह चेर शासक सेन गुट्टवन के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था इलांगो आदिगल, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद मणिमेखलय के बारे में सुन लीजिए। मणिमेखलय जो था यह भी एक संगमकालीन महाकाव्य था। इसकी जो रचना थी वह मदुरा के एक अनाज व्यापारी, जिसका नाम शीतलय सत्यनार है, उन्होंने इसकी रचना की थी, और यह बुद्ध के अनुयायी थे। और जो तीसरा नाम दे रखा है कुरल कौन थे? इसके प्रवेता जो थे वह कवि तिरुवल्लूर जो थे, या इनके कवि थे। इनमें उनकी तथा उनकी पत्नी की कहानियाँ मिलती हैं। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल भी कहा जाता है, या इसे पंचवेद भी कहा जाता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, या तो इसे तमिल का बाइबिल भी कहा जाता है। और जो लास्ट दिया है तिरुमदल, इस ग्रंथ की जो रचना है वो तिरुमंगय अलवार ने की थी। ये सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मणिमेखलय के लेखक कौन है? तो मणिमेखलय के जो लेखक हैं उनका नाम है शीतलय सत्यनार। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? श्रीलंका का संगम कवि कौन था? इसका नाम था इलम बोधियार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रीलंका का संगमकालीन जो कवि था उसका नाम था इलम बोधियार। ठीक है, इलम बोधियार ने श्रीलंका में तमिल भाषा का प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर एक लोग थे जिनका नाम था पद्री तुप में श्रीलंका के गजरबाहु प्रथम की समसामयिकता चेर राजा सेनुगुट्ट के साथ की जाती है। श्रीलंका के राजा का नाम आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उनके राजा का नाम था पद्रितु पुपुत। ठीक है, उनके राजा का नाम था, श्रीलंका के जो राजा थे, इनके समसामयिकता जो प्रस्तुत की जाती है वो चेर के राजा सेनुगुट्ट के साथ की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि तयो मंबर या तायु मानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? या जो प्रसिद्ध थी, या ये रचनाएं जो होती थी वह जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो तयो मंबर की सितार कविता जो है वह जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप पर आधारित थी। तमिलनाडु के जो तयोमवर थे, या 1706 से लेके 1744 तक ये थे। तमिल आध्यात्मिक दार्शनिक थे ये। वह सितार कविता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन बोल रहा है कि उन्हें किन के बारे में पूछ रहा है? कथन, हाँ, कथन दे रखा है। कथन है पाणिनेन
किलुक्कुम समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। तो बिल्कुल सही बात है, ये अनुवर्तन है। और कारण दे रहा है उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो बात ये भी सही है, तो दोनों का सही एक्सप्लेन भी करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो तोलकापियम है, तोलकापियम, आप मैं जो बताता जाऊँ आप नोट करते जाइए। तोलकापियम के बारे में आप पहले नोट करिए। तोलकापियम जो है, जिसका संबंध जो है वह दूसरे संगम से है, जिसका नाम है एतु तोगे। इसका मतलब होता है अष्टपद्मावली। और दूसरा होता है पत्तु पातु, जिसका संबंध होता है दसगीत से। और एक होता है पदिनेन, पदिनेन किलुक्कन्नुकु, इसका मतलब होता है अष्टादश लघु उपदेश गीत को मिलाकर विशाल जो तमिल साहित्य है यह हमें मिल पाता है। और 19वीं सदी के अंत तक इन कविताओं का जो महान संग्रह है वह तमिल वासियों के लिए विस्मृत हो गया था। किंतु 12वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हस्तलिखित ग्रंथों में प्राप्त सामग्री को संपादित कर प्रकाशित किया गया। इसका अधिकांश जो भाग है अभी भी अनुदित मतलब पढ़ा नहीं जा सका है। उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी रचनाओं को वर्गीकृत करने की उत्सुकता प्रकट की है तथा इसे ही प्रधान समूह में बांटा। प्रधान समूह में मतलब 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन से पार्ट में? पहले पार्ट का नाम था अंतरंग, इसको हम अहम भी बोलते हैं, इसको हम अहम भी बोलते हैं। और जो दूसरा है उसका नाम है बाह्य, इसको हम पुरम भी बोलते हैं। और अंतरंग में प्रणय संबंधी रचनाओं की तथा बाह्य में या पुरम में शासक की प्रशंसा के गीतों की रचना भी की गई है। इस प्रकार जो पदिनेन किलुक्कन्नुकु समूह की अहम एवं पुरम रचनाएं हैं, जिनमें संगम रचनाओं के विपरीत उत्तरकालीन संगम रचनाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था? प्राचीन भारत में जो संगम था वह तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में संगम का जो तात्पर्य होता था वह कवियों की गोष्ठी से होता था। क्या होता था? कवियों की गोष्ठी से इसका मतलब तात्पर्य होता था। इन गोष्ठियों या संगमों में कवियों द्वारा तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। इस समय के साहित्य के 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, जिनका नाम था चोल, एक का नाम था, दूसरे का नाम था चेर, तीसरे का नाम था पांड्य। इनका उल्लेख हमें मिलता है। और संगम तमिल साहित्यों का संघ अथवा जो मंडल था, इन संघों या परिषदों का जो आयोजन है वो पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। और संगम काल की जो तिथि है वो सामान्यतः 100 से 200 कितना 100 से 250 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। और संगम 3 तरीके के संगम साहित्य थे, इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, तो आप वहां से जाके नोट कर सकते हैं, या तो आप इसमें भी नोट कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। एक तरफ आप संगम हेडिंग डालिएगा, फिर लाइन खींचिएगा, दूसरी तरफ अध्यक्ष हेडिंग डालिएगा, फिर लाइन खींचिएगा, तीसरी तरफ संरक्षक हेडिंग डालिएगा, फिर लाइन खींचिएगा, और चौथी तरफ डाल दीजिएगा इसका स्थल कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो आप नोट करते चलिए। पहला जो संगम है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, और इसके जो संरक्षक थे वो पांड्य शासक थे, और जो इसका स्थल था वह मदुरा था। द्वितीय जो संगम है इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था तोलकापियर, और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि थे। इनके संरक्षक जो थे वो पांड्य शासक थे, मतलब अलवय थे, और जो इसका स्थल था वह कपाटपुरम था। जो तृतीय संगम है इसके अध्यक्ष जो थे वो नक्कीरर थे, और जो इसके संरक्षक थे वो पांड्य शासक ही थे, और इनका जो स्थल था वह उत्तरी मदुरा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो संगम साहित्य है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संगम तिथि क्या निर्धारित करती है? तो संगम तिथि जो है वो मैंने बताया था, इस प्रश्न में से कोई भी नन ऑफ दिस सही होगा। कौन सा होगा? नन ऑफ दिस। अगर नन ऑफ दिस है तो सही क्या होगा? सही होगा 100 से लेके 250 ईस्वी तक माना जाता है संगम तिथि को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला तृतीय संगम
हुआ था। तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तृतीय संगम जो है वो मदुरई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था जिसमें सम्मिलित था, जिसमें क्या सम्मिलित था? जिसमें आज का केरल, तेलंगाना तथा कर्नाटक शामिल था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम जो था, जिसके अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना में मतलब आंध्र प्रदेश भी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप, पुडुचेरी शामिल है। संगम काल में इस क्षेत्र पर चेर का तथा पांड्य का शासन था। संगमकालीन प्रशासन जो था वो वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। राजा को कुछ उपाधियां भी दी जाती थी। जैसे राजा को कोनको भी बोला जाता था, राजा को मन्नन भी बोला जाता था, राजा को वेंदन भी बोला जाता था, राजा को कार्यवन भी बोला जाता था, राजा को इरैवन भी बोला जाता था, ये सब उपाधियां जो हैं वो राजा को दी जाती थी। ये उपाधियां जो होती थी वह राजा तथा देवता दोनों के लिए होती थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कोनको, देखो नाम आ गया ना, कोनको और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह जो प्रयुक्त होते थे वह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? ये जो उल्लेखित किया गया है संगम साहित्य में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो यूनानी रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है हमें, और संगम साहित्य में यवन द्वारा जहाज में सोना लेकर भारत आने तथा यहाँ से गोल मिर्च ले जाने का भी वर्णन किया गया है, और रोम वासियों ने उसके बदले में दक्षिण भारत में अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए थे। इन राज्यों के प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृति से संबंध अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, किंतु ईसवी सन की पहली शताब्दी के आसपास से तमिल साहित्य के माध्यम से इनके इतिहास एवं संस्कृति पर हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? इनमें से कौन सा सही है? तो जो पश्चिमी तट पर स्थित थे वो कौन थे? एक था तोंडी पश्चिमी तट पर स्थित था, और दूसरा था मुशरी पश्चिमी तट पर स्थित था। जो पुहार था ये पश्चिमी तट पर नहीं था, और ये जो कोरकै था ये भी पश्चिमी तट पर नहीं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह जो थे उनके नाम आप नोट कर सकते हो। जो पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनका नाम है, एक का नाम है नौरा को ही हम किन्नौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किन्नौर भी बोलते हैं। दूसरा तट है तोंडी, तीसरा तट है मुसरी जो इसमें दिया गया है, और चौथा तट है नेलसीडा। ये प्रमुख बंदरगाह थे। और नीर प्यारू जो था एक अन्य समुद्री बंदरगाह था, जहाँ से पश्चिम में घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं जो हैं वह लाई जाती थी। और संगम काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या जो थी कहीं अधिक थी, तथा रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका संबंध जो था वो अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक बंदरगाह था जिसका नाम था अरिकामेडू। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अरिकामेडू बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहा जाता था। आप नाम नोट कर सकते हैं अरिकामेडू बंदरगाह को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देख लीजिएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसको इस नाम से भी जाना जाता था। इसमें पोडके के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। और प्राचीन पत्तन पुहारे जो थे वो कावेरी नदी के तट पर स्थित था। और फिर एक तरीके से साइंटिस्ट बोल सकते हो उस समय के, एक थे जिनका नाम था हिप्पोलस। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था हिप्पोलस ने मानसून की खोज की थी। तथा अरिकामेडू जो है वह पांडुचेरी में स्थित है।
तो अभी जो अरिकामेडु के बारे में मैंने बताया, यह पांडिचेरी में स्थित है। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के जो लेखक हैं, लेखक ने इसकी पहचान जो है वो पोडुका नाम से किया है। किस नाम से किया है? पोडुका के नाम से किया है। और एक और मतलब इंडिया के एक तरीके से लेखक थे जिनका नाम था नीलकंठ शास्त्री। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था नीलकंठ शास्त्री। नाम नोट कर लीजिएगा, नीलकंठ शास्त्री। जो नीलकंठ शास्त्री जी ने अरिकामेडु को रोमन बस्ती कहा है। अरिकामेडु को रोमन, एक तरीके से रोमन बस्ती कहा है। और पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहले तट का नाम है कोरकई, कोरकई। दूसरे का नाम है पुहार, और पुहार को ही कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है उरैयूर, तीसरा है उरैयूर। चौथा है पोडुका। पोडुका कौन था? पोडुका अरिकामेडु चोल राज्य के थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक पोडुके के नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अरिकामेडु। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया था मानसून की खोज किसने की थी? वह थे ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोलस ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तम पुहार स्थित था? तो किस नदी के तट पर स्थित था? या कावेरी नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न मिलान वाला है सूची के, आप इसको मिलान करते जाइए। तो पहला शब्द है और उसका दूसरे में अर्थ दे रखा है और इसको सही मिलान करता है। जो कुरीची है, कुरीची किससे रिलेटेड है? कुरीची जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। और जो पलाई है, पलाई शुष्क क्षेत्र से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। और नेताल जो है ये समुद्र तट से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। और मुल्लई जो है वो चारागाह क्षेत्र से रिलेटेड है, तो यह हो जाएगा 1। 4 3 2 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में एक और आप शब्द लिख सकते हैं जिसका नाम है मरुदम। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मरुदम। और मरुदम से रिलेटेड क्या इसका अर्थ क्या होता है? मरुदम शब्द का अर्थ होता है कृषि भूमि, कृषि भूमि या उपजाऊ क्षेत्र। और ये जो शब्द मैंने बताए हैं, उपर्युक्त शब्द जो हैं वह संगम साहित्य को, तमिल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? तो कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था वेल्लालर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगम साहित्य जो है वह तमिल भाषा में रचा गया है, ये सबको पता है। इनको जो है संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो साहित्य था वह मदुरई में आयोजित कवियों की सभाओं में रचा गया था। और जो तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बड़े भूस्वामी को वेल्लालर भी कहा जाता था, और साधारण खेतिहर को जो है वह उज्जवाहर कहा जाता था। आप नाम नोट कर सकते, ये लिखा हुआ है, उज्जावर भी कहा जाता था। तथा भूमि विहीन मजदूरों को, जो इसमें जिसमें दास भी शामिल होते थे, उन्हें अडिमाई भी कहा जाता था, उन्हें अडिमाई कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? अंतिम प्रश्न है कि संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? जो मुरुगन थे वह स्कंद देवता से एक तरीके से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संगम युगीन सबसे प्राचीन जो देवता हैं वह मुरुगन को ही माना जाता है। आगे चलकर इन्हें सुब्रमण्यम नाम भी दिया गया, तथा स्कंद जो है वह कार्तिकेय से इसकी अभिन्नता स्वीकार भी की गई है। और तमिल भाषा में मरुग का जो अर्थ होता है, मरुग का अर्थ क्या होता है? मरुग का अर्थ होता है कुमार।
मरुग का क्या अर्थ होता है? कुमार। और मूलतः मरुगन जो है एक पर्वत देवता थे जिनकी उपासना जो है वह मछलियन नृत्यों में भी की जाती थी, जिनमें वह एक खड्ड हस्त औषधि विक्रेता के रूप में प्रकट किया जाता था इन्हें। और नृत्यकार जो है वह उन्हें देवता मानते थे। और मुरुगन की पत्नियों में एक नाम था कुरवस, एक नाम क्या था? कुरवस नामक पर्वतीय जाति की स्त्री भी एक थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।